सबको नमस्कार। स्कूल ऑफ असेंशन सिस्टरहुड ऑफ द रोज सेशन पार्ट 10 में सबका स्वागत है। आज हम माल्टा रूट्स पार्ट 1 सुन रहे हैं। जेन और उसके साथी हाई प्रिस्टेस से ब्लेसिंग्स लेके गोजो आइलैंड से अपनी होली लैंड की यात्रा फिर से शुरू करते हैं। वो अपने साथ जड़ी बूटियाँ भी लेके जाते हैं। मई महीने की आखिरी में गोजो छोड़ के वैलेटा पहुंचते हैं, जो एक सीपोर्ट है। वहाँ एक व्यक्ति अपने आप को कैप्टन फिलिनी कह के उनसे परिचय करवाता है। ये रैवन नौका की कप्तान है। वो उन सबको जफ्फा लेके जाएगा। वो एक भारी व्यक्तित्व वाला दिखता है। एलिनोर भी उसको ग्रीट करती है और पूछती है कि वो इस जहाज के लिए कैप्टन कैसे बना। वो सब इस जहाज में पहले यात्रा कर चुके हैं, ये हम जानते हैं, और उन लोगों को बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ है वहाँ पे। वो सब याद आता है उनको। कप्तान जवाब देता है कि उसने अब्दुल्ला बे और उसके साथियों की फांसी के बाद जहाज को इटालियन अथॉरिटी से खरीदा है। उस कहानी के बारे में इन लोगों को पता है क्या पूछता है। तब एलिनोर रैवन में यात्रा करते समय उनके साथ क्या हुआ है वो सब बताती है उसको। कैप्टन फिलिनी उनको विश्वास दिलाता है कि वो इस बार सुरक्षित है इसमें यात्रा करने के लिए। उन सबको भय लगता है जहाज के अंदर जाते हुए, क्योंकि उन्हें बुरी यादें जुड़ा हुआ है इस जहाज से। अंदर कैबिन में उनके बॉक्सेस और ट्रंक्स जो वो लेके आए थे उनके साथ, वो देख के बहुत खुश होते हैं। उनका पूरा सामान उन बॉक्सेस में सुरक्षित है। कैप्टन कहता है कि शिप खरीदते समय ये पूरा सामान उसके साथ आया है, और जब उसने सुना कि कुछ इंग्लिश और फ्रेंच महिला होली लैंड जाने के लिए जहाज के लिए ढूंढ रहे हैं, तो वो उन लोगों को ले जाने के लिए खुद आगे आया है। और कहता है कि इस ग्रुप के लिए रोड्स और जफा के बीच में टर्किश पायरेट्स जहाजों को ढूंढ रही है, जो इन सबको ले जा रही है। तब तेरेसा पूछती है कि क्या अभी भी उन लोगों के लिए खतरा है। तब कैप्टन जवाब देता है कि वो सब कीमती चीज जैसे है। एक वाणिज्य जहाज जिसकी रक्षा के लिए 2 युद्ध नौका है, वो उनके साथ जा रहे हैं, तो उनको किसी भी तरह का खतरा नहीं है। और कहता है कि ये लोग पायरेट्स को बंदी बनाने के लिए मदद करने की वजह से उसको ये जहाज मिला है, इसलिए वो इनसे ज़्यादा पैसे के लिए भी नहीं पूछेगा। और उनको डिनर के लिए इनवाइट करके कहता है कि अगले दिन सुबह वो जहाज पोर्ट से अपनी यात्रा शुरू करेगी। उनको कैबिन्स में उनके लगेज के साथ जो खाने के पदार्थ जैसे कि वाइन, जिंजर, सिरप वो लेके आए थे सी सिकनेस को कंट्रोल करने के लिए, वो सब दिखाई देते हैं। और कुछ हेल्पर्स जो वो लेके आए थे अपने साथ इंग्लैंड से, जिनको वो लोग छोड़ के चले गए थे, वो सब भी दिखाई देते हैं। वो अपने कपड़े पहन के अच्छे से तैयार होके डिनर करने के लिए जाते हैं। इनकी सुंदरता, रमणीयता और धैर्य को देख के चकित होता है आश्चर्य से और प्रशंसा से कैप्टन फिलिनी। ये सब अपना खाना आनंद करते हुए दूसरे यात्री से अपना जान पहचान करते हैं। उन यात्रियों में सर रेजिनाल्ड फिट्स स्टीफन है, जो जेन और एलिनोर का पड़ोसी था इंग्लैंड में। उनसे बात करके इंग्लैंड में उनके घर का समाचार पूछते हैं। सर रेजिनाल्ड कहते हैं कि किसी को भी पता नहीं था वो कहाँ गए, लेकिन अभी उनको सुरक्षित यहाँ देख के उनको बहुत खुशी महसूस हो रही है। इस जहाज में सर मॉर्टिमर वॉल्टर्स, उनकी पत्नी लेडी सरा, सिस्टर अबिगेल और सिस्टर एंजेला, और 2 तत्ववेत्ता आर्थर और माइकल भी रहते हैं। इन लोगों के बीच में वाद विवाद होता है कि क्रूसेड्स करने वाले यानी युद्ध करने वालों के लिए ज़्यादा महत्व है या तत्ववेत्ता को। इस बीच कैप्टन फिलिनी उठ के एलिनोर और उनके साथियों को स्वागत करता है और कहता है रूट्स आइलैंड जाने के लिए 3 हफ्ते लगेंगे और जफ्फा के लिए 1 महीना। युद्ध के सेना जो इस धर्म युद्ध में शामिल है, वो जेरूसलम के भूतपूर्व राजा के साथ मिलके आक्रे को घेर रहे हैं।
इसलिए रैवन नौका के यात्री जफ्फा में उतर सकते हैं। और कहता है कि रोड्स पहुंचने के बाद और जानकारी मिलेगा इस परिस्थिति के बारे में। और कहता है रोड्स को आइलैंड ऑफ रोसेस भी कहते हैं। ये नाम सुनते ही जेन को तुरंत याद आता है कि ड्रीमिंग प्रिस्टेस गोजो आइलैंड में कहा था कि वो सब आइलैंड ऑफ रोसेस जाएंगे, और मेर्लिन ने भी कहा था ये बात उनसे। अगले दिन सुबह जहाज शुरू करती है अपनी यात्रा। समुद्र का वातावरण ठीक रहने पर भी जो भी इनिशिएशन लेके यात्रा कर रहे हैं उनका सेहत खराब होता है। जस्टिना उनकी इस स्थिति के बारे में पूछने पर वो कुछ जवाब नहीं दे पाते। सिर्फ जेन कहती है कि ये शारीरिक पीड़ा नहीं है बल्कि आत्मा का बेचैनी है। एलन द प्रीस्टेस कहती है कि इस स्थिति का एक ही चिकित्सा है, वो है समय। ये स्पिरिचुअल अटेनमेंट यानी आध्यात्मिकता में उच्च स्थिति प्राप्त करने की मार्ग में इस तरह के स्थिति से हम गुजरते रहते हैं। इसी को मिस्टिक्स डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। और एलेंथी कमज़ोर आवाज़ में कहती है कि जब हम निराशा की गहराइयों में गिरते हैं तब भौतिक शरीर का सेल्युलर स्तर से प्रक्षालन होता है। व्यर्थता और मानसिक पीड़ा से स्वयं को घृणा करते हुए इस जीवन को ही व्यर्थ समझ के सोचने वाली स्थिति है ये एक स्पिरिचुअल डार्क नाइट है। ये अस्तित्व के लिए लड़ाई है। शरीर में बहुत पीड़ा रहता है। उन्हें आश्चर्य है कि इनिशिएशन के बाद इतनी कम समय में यह सब इस स्थिति से गुजर रही है। इसके लिए कुछ कारण होगा, कहती है एलेंथी, और आइलैंड ऑफ रोजेस पहुंचने तक शायद ठीक हो जाएंगे। और कहती है कि ये स्थिति कभी कभी कुछ महीने या साल भी रह सकती है। अक्सर इनिशिएशन के वक्त जो तीव्र एक्सपीरियंस होता है उसके बाद एक निराशा यानी लेटडाउन जैसा आता है। ये इसलिए कि इनिशिएशन के समय जो हायर एनर्जीज हमारे शरीर लेती है वो सेल्युलर लेवल से प्रक्षालन करती है। जो भौतिक या मानसिक शरीर से संबंधित है वो शरीर से निकाल दिया जाता है और वो हायर एनर्जी शरीर में एडजस्ट होती रहती है। ये सब प्रक्रिया होने के लिए शरीर थोड़ा धीमी होके शांत हो जाती है। इस समय में विश्राम करना ज़रूरी है और इस वक्त अनावश्यक भावनाओं को, सोच को, विचारों को छोड़ने के लिए तैयार रहना है। तब हमारा सिस्टम नए एनर्जी से रिजुविनेट होती है और अगला स्पिरिचुअल इनिशिएशन के लिए हम तैयार होंगे। एलेंथी कहती है उनसे कि ये सब इस स्थिति से गुजर रही है, उनकी देखभाल करने के लिए कहती है। इन सबको ड्राई फ्रूट्स और फूलों के एसेंस देते हैं। एलेंथी फिर से कहती है कि उनमें जो प्रक्रिया हो रहा है वो एक पवित्र यात्रा की तरह है। ये उसके लिए पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार ये उसके गहराइयों में से हो रहा है। इनिशिएशन में बहुत स्टेजेस रहेंगे। पहले स्टेज को स्पिरिचुअल हनीमून कहते हैं। इसमें अवेकनिंग होने के बाद आत्मा के स्थिति को पहचान के प्रकाश से उत्तेजित करके जागरूक होना। ये स्थिति बहुत अनोखा रहता है। सब कुछ ठीक तरीके से होते रहता है। संसार पूरा प्रकाशमान और शानदार लगता है। नया सोच आता है, हमें नया ज्ञान मिलते रहता है। इस स्थिति में हमारा अहंकार बढ़ जाता है और हम सोचने लगते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं और हमें बहुत ज्ञान है। हमें सुपीरियॉरिटी का भाव बढ़ जाता है। स्वयं के बारे में अहंकारी बन जाते हैं। इस तरह कुछ समय बीतता है। उसके बाद आने वाले स्थिति में जिस प्रकाश को एंकर करते थे वो नहीं रहेगा। जब ऐसा होता है हम में एक परित्याग भाव आ जाता है और वो समय में हमें लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक पतला सा गोल्डन कॉर्ड है पकड़ने के लिए। इस अंधेरे स्थिति में फैमिली और फ्रेंड्स दूर हो जाते हैं, असहायता महसूस करते हैं, शरीर निराश से
दुखी होती है और आत्मा भी। इतना सब कह के अलांते उस दिन के लिए आराम करती है। दूसरे दिन जेस्टिना और थेरेसा आगे अलांती के सेहत के बारे में पूछताछ करते हैं। थेरेसा कहती है कि सभी चिंतित हैं इन इनिशिएट्स की कंडीशन से और क्या कर सकते हैं उनकी ये बाधा दूर करने के लिए पूछती है। तब अलांती कहती है उनके शरीर की देखभाल करते हुए उनको साफ रखने के लिए, और पिछले दिन जो कहा था उसने वहाँ से शुरू करती है। उनकी जो 3 स्थिति है, उनको एक दिन लगता है कि जिस गोल्डन कॉर्ड को उन्होंने पकड़ा है वो इनको खींच रही है उसको फॉलो करने के लिए उस ब्लैक होल में। उसके नीचे का ज़मीन ऐसे लगता है कि उसमें ऊपर की ओर चढ़ाव है। उसमें जाते हुए थोड़ी देर के बाद दूर में एक प्रकाश का किरण दिखाई देता है। ऐसे जाते हुए एक दिन पहाड़ की चोटी पहुंचेंगे और फिर से और एक बार प्रकाश प्रकट होता है। उस वक्त परमानंद होगा। तब निराश के गड्ढे से बाहर आते हैं। इस तरह उससे बाहर आने के लिए चाहिए सिर्फ एक वाक्य, एक सोच या एक चित्र उस दरवाजे को खोलने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक पूरा एक्सपीरियंस से नहीं गुजरते। इसका मतलब हम में पूरा क्लींजिंग होना है। दुख इस बात क्या है कि कुछ लोग इस परिस्थिति को पार नहीं कर पाते, खुदकुशी कर लेते हैं क्योंकि वो इस गहरी निराश और दुख को नहीं झेल सकते। कहते हैं कि किसी के जिंदगी में कठिन परिस्थिति उतना ही आएगा जितना वो सह सकते हैं। ये जानने के बाद भी उस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए प्राण त्याग करते हैं। वो सोचते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये सब कहती है अलांती। प्राण त्याग करने वाले 2 मिनट अपने आप को रोक सकते हैं तो उनका जिंदगी ही बदल जाएगा। अलांती फिर कहती है कि जब प्रकाश शरीर के डल हेवी सेल्स में प्रवेश करती है यानी प्रकाशमय करती है, वो कण उत्तेजित होते हैं और जिंदगी का राह फिर से आसान हो जाता है। स्वच्छ आहार और पानी लेने के लिए मन करता है क्योंकि ये शरीर के अशुद्ध को दूर करते हैं। क्रिएटर के उच्चतर इच्छा के सामने अपना इच्छा आत्मसमर्पण करने से ये समय पे शरीर के साथ गहन और स्थायी एकीकरण होती है आत्मा बहुत शांति से और आत्मीय भाव से। अलांती को और बात करने के लिए शक्ति नहीं रहता, लेकिन थेरेसा उससे कहती है इसके बारे में और ज्ञान देने के लिए। तब अलांती कहती है थेरेसा को खुद पता चलेगा जब उसका वक्त आएगा। आध्यात्मिक मार्ग हर एक का अलग रहता है, लेकिन अंतिम परिणाम सबके लिए एक जैसा है। ये ऐसा जर्नी है जो एक व्यक्ति स्वयं की खोज में अपना समय में निकल पड़ता है। अगर इस जर्नी में गुरु मिले तो सहायता देने के लिए, उनकी बात सुन के सीखे तो ये आध्यात्मिक यात्रा तेजी से आगे जाएगा। ये सब कह के वो विश्राम लेती है थोड़ी देर के लिए। तो हम जान रहे हैं कि इनिशिएशन में बहुत स्टेजेस रहते हैं। हम आध्यात्मिक मार्ग में कदम रखना ही एक तरह का इनिशिएशन है। जब हम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए, नया ज्ञान लेने के लिए हमें इच्छा होती है। इसको हनीमून फेज कहते हैं। स्पिरिचुअल वर्क करते समय या प्रकाश को एंकर करते समय हमें कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे। एक्सपीरियंसेस के बीच में गैप रहेगा। ये इसलिए कि एक एक्सपीरियंस के बाद जो एनर्जीज एंकर होते हैं शरीर में, स्पिरिचुअल बॉडीज में, उनको स्टेबलाइज होना है और अपग्रेड होने के लिए समय लगता है। इंटीग्रेट और इम्बाइब करना पड़ता है एनर्जीज को। ये होते ही और एक हायर एक्सपीरियंस के लिए हमें तैयार होना है और स्पिरिचुअल वर्क करते हुए या ज्ञान प्राप्त करते हुए। इस जर्नी में बहुत से इनिशिएशंस है। पुस्तक पठन से एक एनर्जी लेवल तक गए तो वो एक इनिशिएशन है।
एक आध्यात्मिक काम करके जैसा क्लासेस लेना, ग्रिड वर्क करना, इससे एनर्जी और नए लेवल पे जाएगी। ये एक तरह का इनिशिएशन है। तो इनिशिएशन एक ही बार नहीं है, बहुत स्टेजेस पे होती है। ये 352 लेवल्स पे है। हम बियॉन्ड असेंशन बुक में सीखा है कि महात्मा 352 लेवल्स ऑफ इनिशिएशंस लेके गॉड हेड यानी मूल चैतन्य के निकट तक पहुंच पाए। ये सब सुनना भी एक तरह का इनिशिएशन ही है। हम अगले सेशन में ये सब इस परिस्थिति से कैसे बाहर आएंगे वो जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रकाश की विजय।